हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 की ज्योग्राफी का, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, और हमें पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर खत्म करने वाले हैं, और वो भी ट्रिक्स के साथ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचे होंगे सर आपने क्या लिखा है, गरम चीज़ बदतमीज़। ठीक है, बट बेसिकली एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो कि हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से पास होती है। अभी तक तो आपने चैप्टर कवर ही नहीं किया, इसलिए आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। बट डोंट वरी, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, और सारी की सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार तरीके से आपको समझ आ जाएगी। ओके, और मैंने साथ में बुक की पीडीएफ भी ओपन कर रखी है, तो एक बार नोट से पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आपको बुक की पीडीएफ से दिखाऊंगा कि हमने सारी की सारी चीज़ एक एक चीज़ कवर करी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। बट उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है क्लास 9 के बच्चों के लिए। 1500 से ज़्यादा बच्चे पहले से उसमें एडेड हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, और बेसिकली ये जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैं क्वेश्चन अपलोड करते रहता हूँ, एमसीक्यू अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और एमसीक्यू से याद आया, मैंने एसएसटी के क्लास 9 के इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए जो एमसीक्यू है पर्टिकुलर चैप्टर वाइज, जिसमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन, असर्शन और रीज़न, वो भी इंक्लूड है, वो भी अपलोड कर रखे हैं। उन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लेलिस्ट का लिंक होगा, जैसे कि आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे एमसीक्यू की, तो चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू आ जाएंगे, फिर चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू आ जाएंगे, ऐसे करके सारे के सारे एमसीक्यू आ जाएंगे। ओके, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम बेसिकली आपको पता ही है, एक ऐप है। ठीक है, और साथ ही मैं बता दूं कि हमारा एक दूसरा भी चैनल है, मेन पॉइंट टेक करके। ठीक है, बेसिकली ये चैनल उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा बहुत अर्न करना चाहते हैं, जिनको पेरेंट्स से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, कि सर सैम्पल पेपर के लिए ये बार बार पेरेंट से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, तो उन्हीं बच्चों के लिए चैनल बनाया है। और आप इस चैनल पे जाकर देखोगे ना, तो आपको एक भी वीडियो ऐसी नहीं मिलेगी जो 25-30 मिनट से कम की है। ठीक है, ऐसा क्यों किया है मैंने? क्योंकि मैं सिर्फ ऐसा नहीं करता कि मैं 2 मिनट में एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूं कि हाँ जी ये प्लेटफॉर्म है, उससे जाके अर्न कर लो। ऐसा नहीं करता मैं। ठीक है, मेरे को पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको टेक्नोलॉजी का बिल्कुल टी भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो बिल्कुल शुरुआत से लेके बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक आपको सारी की सारी चीज़ें समझाता हूँ और बताता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं बताता जिससे मैंने अर्न नहीं किया। ठीक है, तो जो बच्चे जानना चाहते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि हाउ आई अर्न 9000 रुपीज़ इन 1 आवर फ्रॉम जोमेटो आईपीओ। जोमेटो के आईपीओ से मैंने 9000 रुपये 1 घंटे में कैसे कमाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपका जोमेटो से कुछ लेना देना होगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा जोमेटो से कुछ लेना देना नहीं। मेरे फ़ोन में जोमेटो की ऐप तक नहीं है। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैंने ये भी बताया है कि आप फ़ोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहते हैं, बट वो कहते हैं कि सर हम फेस नहीं दिखाना चाहते। तो एनिमेशन वीडियो एक सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, और कुछ बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं होते, लैपटॉप वगैरह नहीं होता, कंप्यूटर वगैरह नहीं होता, तो फ़ोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो उसके बारे में बताया। मैंने अपनी पहली ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताया, जो कि यूट्यूब से नहीं थी। बहुत सारे बच्चों को लगता है यूट्यूब से थी, बट वो यूट्यूब से नहीं थी। और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने ये बताया कि हाउ टू क्रिएट फ्री वेबसाइट। देखो, आपको कुछ आता हो या ना आता हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आप वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और बिल्कुल फ्री में है, तो आप वो जाकर ज़रूर देखना और एक वेबसाइट अपनी ज़रूर क्रिएट करना, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। ओके, और बाकी वो क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह वगैरह, स्टॉक मार्केट। और मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो और अपलोड करूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँ कि आप कैसे अपने नोट्स से अर्न कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपके नोट्स होते हैं, है ना, तो आप उससे कैसे अर्न कर सकते हो। तो जल्दी मैं उस चैनल पे वो वीडियो डाल दूंगा। अभी 4700 सब्सक्राइबर हैं उस चैनल पे, थोड़े से ज़्यादा है। जैसे ही 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसकी नोटिफिकेशन बेल दबा देना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर मेरे को कमेंट में आके बोलते हैं कि सर आपका वीडियो का वो नहीं आता, नोटिफिकेशन नहीं आता। ठीक है, आपने मेरे को ब्लॉक कर दिया। ऐसा नहीं है दोस्त, वो इसलिए नहीं आता नोटिफिकेशन क्योंकि आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया, तो आप नोटिफिकेशन बेल दबा देना। ओके, तो चलो जी, बकवास बहुत हो गई, तो अपना चैप्टर करते हैं शुरू। ठीक है, तो देखो, जैसे ही आप अपना चैप्टर शुरू करोगे तो पहले तो मैं बता दूं इंडिया के बारे में कुछ लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में इंडिया के बारे में ये लिखा हुआ है कि इंडिया जो है वो आपके नदर्न हेमिस्फीयर में आती है। जैसे कि देखो, ये आपको पूरा का पूरा अर्थ दिख रहा है, तो अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन जाती है, याद रखना, अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन जाती है। इमेजिनरी लाइन है, कोई ऐसी नहीं कोई बिल्कुल असलियत में लाइन बना रखी है, एक इमेजिनरी लाइन है जो बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच से जाती है। आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 0 डिग्री 15 डिग्री, तो बिल्कुल 0 डिग्री से जो लाइन जाती है ना, उसको कहते हैं हम इक्वेटर। ठीक है, जो क्या करती है, हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटती है, नॉर्थ में और साउथ में। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो इंडिया कहाँ पर है? इंडिया यहाँ पर है। तो यानी अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, तो आपको याद रखना है, आपको लिखना है कि जो इंडिया है वो नदर्न हेमिस्फीयर में। एमसीक्यू वाली जो वीडियो अपलोड करी थी, तो उसके अंदर ये वाला पोर्शन मैंने ऐड किया था। ओके, अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इंडिया के बारे में। जैसे अगर इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया का जो टोटल एरिया है,
ठीक है, ये आपको इंडिया का एरिया दिख रहा होगा। तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का टोटल एरिया कितना है, तो याद रखना आपको इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर होता है ना, वैसे इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? 32,80,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारा। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, और अगर पूरे वर्ल्ड के एरिया की बात करी जाए तो पूरे वर्ल्ड के एरिया का हमारा इंडिया 2.4% है। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% इंडिया के पास है। ओके, और पूरे वर्ल्ड में जो अगर हम एरिया वाइज देखें तो इंडिया 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, सबसे बड़ी कंट्री जो है वो है रशिया। ठीक है, उसके बाद उससे छोटा जो एरिया है, इन टर्म्स ऑफ एरिया बात कर रहे हैं, उसके बाद जो उससे छोटी कंट्री है वो है कनाडा, फिर उससे छोटी है यूएसए, उसके बाद उससे छोटी है चाइना, फिर है ब्राज़ील, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है इंडिया 7वें नंबर पे। तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। ये आपको याद रहेगा। अब देखो, आपको ना एग्जाम में आ सकता है कि आप ये बताओ कि इंडिया से बड़ी जो 6 कंट्री है या सबसे बड़ी कंट्री जो है एरिया के अकॉर्डिंग वो कौन सी है। तो इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, दैट इज़ AB कुकर। ठीक है, यहाँ पर मैं किसी भी कुकर वगैरह की ऐड नहीं कर रहा, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये। ठीक है, बट AB कुकर, ठीक है, बेसिकली ट्रिक है कि आप कैसे याद रख सकते हो। अब देखो, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, सर पहले ऑस्ट्रेलिया था, सबसे बड़ी कंट्री ऑस्ट्रेलिया थी, रशिया थी, तो उन्हीं के लिए ट्रिक बनाई है। देखो ABCUCR, AB कुकर। तो R जो सबसे एंड वाला वर्ड है ना, वो सबसे बड़ी कंट्री है। R से रशिया सबसे बड़ी कंट्री है, उससे छोटी कनाडा, फिर उससे छोटी USA, फिर उससे आएगा C से चाइना, फिर होगा ब्राज़ील, फिर होगा ऑस्ट्रेलिया। बस इसमें एक चीज़ है, याद रखना कि जो कनाडा है वो चाइना से बड़ा है, क्योंकि 2 बार C है ना, तो कनाडा जो है वो चाइना से बड़ा है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, ओके जी, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। ओके, और इंडिया की जो टोटल लेंथ है ऊपर से लेकर नीचे तक, इंडिया की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? वो है जी 3214 किलोमीटर। ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है 3214 किलोमीटर जो है वो इंडिया की लेंथ है। और इंडिया की वेथ की बात करी जाए, चौड़ाई की बात करी जाए, तो वो है 2933 किलोमीटर। ये देखो ये लिखा है 2933 किलोमीटर जो है इंडिया की चौड़ाई है। ओके जी। और इंडिया की अगर मैं लैंड बाउंड्री की बात करूं, लैंड बाउंड्री का मतलब क्या होता है? ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये जैसे आपको पता है इंडिया के इस तरफ पाकिस्तान है ना, तो लैंड बाउंड्री जो है इंडिया की वो कितनी है? यानी जो मैं, ये देखो मैं आप जहाँ एरो लेकर जा रहा हूँ ना, आपको दिख रहा होगा कर्सर जहाँ लेकर जा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो है वो कितना है? तो मैं आपको बता दूँ, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है, ये पूरा का पूरा। बेसिकली है ना, इस चैप्टर से MCQ ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों को दिक्कत भी होती है, तो इसलिए फैक्ट वगैरह याद रखना। ओके, तो ये तो हमें लैंड बाउंड्री समझ आ गई। और अगर मैं आपको बात करूं कि इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, कोस्ट लाइन का मतलब होता है जिसके बाद पानी का एरिया हो। तो ये देखो, ये इसके बाद पानी का एरिया है यहाँ पर, तो ये हमारी कोस्ट लाइन हो गई। ये वाली भी कोस्ट लाइन हो गई यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद फिर पानी का एरिया है। तो अगर इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करें इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, अभी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ये अंडमान है ना, एक आइलैंड है, अंडमान निकोबार एक आइलैंड है, और लक्षद्वीप भी एक आइलैंड है। ठीक है, याद रखना, इंडिया के पास 2 आइलैंड्स, हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, दैट इज़ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। समझाऊंगा मैं आपको कि यूनियन टेरिटरी क्या होती है, या अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप क्या है। ठीक है, ये समझाऊंगा, डोंट वरी। बस ये याद रखना कि अगर इन सब का कोस्ट लाइन का एरिया हम मिला दे, और ये पूरा का पूरा कोस्ट लाइन का ये जो एरिया है ये मिला दे, तो हमारे पास आता है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हमारे नॉर्थ की बात करें, ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे नॉर्थ की तरफ यंग फोल्ड माउंटेन है, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ बात करे जाए, है ना, या नॉर्थ वेस्ट की, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट की बात करी जाए, तो हमारा है ना इंडिया के ऊपर जो है ना, वो क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन है। अच्छा, यंग फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या होता है? अब देखो, यंग आप ये मत समझना कि अभी अभी बने हैं। यंग का मतलब है कि हमारे पूरी दुनिया में जितने भी माउंटेन्स है ना, उसमें से सबसे यंग माउंटेन इंडिया के माउंटेन्स है, जो इंडिया के नॉर्थ में है। और उन माउंटेन्स को क्या कहा जाता है? हिमालयन माउंटेन। ठीक है, आपको पता है ना, इंडिया के ऊपर हिमालय, जैसे कि आप जम्मू कश्मीर में जाते हो तो हिमालय के पहाड़ होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं, तो ये चीज़ आप याद रखना। ओके, और इंडिया के साउथ ईस्ट में, जैसे साउथ, देखो साउथ यानी नीचे, साउथ, और ईस्ट ये वाला, ईस्ट ये वाली डायरेक्शन होती है ना, देखो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट हो गया। तो नॉर्थ,
ईस्ट की तरफ एक जो आइलैंड है, आइलैंड आपको पता है ना जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है, यहाँ पर देखोगे ये इसके चारों तरफ पानी पानी है। तो हमारे जो आइलैंड यूनियन टेरिटरी है, ये जो आइलैंड है हमारा, वो नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया के, जिसका नाम है अंडमान निकोबार। ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल दिख रहा है, यानी इंडिया के ईस्ट साइड में एक वाटर बॉडी है। ठीक है, यानी पानी है बहुत ज़्यादा, और उस पानी को हम किस नाम से जानते हैं, उसको बोला जाता है जी बे ऑफ बंगाल, याद रखना। अच्छा, इसको बे ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता है, आप देखोगे बिल्कुल बांग्लादेश के नीचे है या बंगाल के नीचे है, हमारे बंगाल के नीचे भी है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन आया कि जी बे ऑफ बंगाल के अंदर हमारा कौन सा आइलैंड स्टेट, कौन सा आइलैंड यूनियन टेरिटरी है, तो आपको बताना है कि जो आइलैंड है हमारे बे ऑफ बंगाल में, उसका नाम है क्या, अंडमान निकोबार। अच्छा, अगर हमारे इंडिया के वेस्ट साइड में आप जाओगे तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी पानी पानी दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो इंडिया के वेस्ट साइड में भी पानी पानी है। तो इंडिया के जो वेस्ट साइड में पानी है उनको बोला जाता है अरेबियन सी, क्योंकि यहाँ पर अरब वगैरह की कंट्रीज़ आती है। ठीक है, आप जाओगे तो रास्ते पे मिलेगी आपको, तो अरेबियन सी कहा जाता है इसको। और अरेबियन सी के अंदर हमारा कौन सा आइलैंड है, हमारे अरेबियन सी के अंदर हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है। एक मार्क्स में एक क्वेश्चन और बताता हूँ, लक्षद्वीप आइलैंड को कोरल आइलैंड भी बोला जाता है। कोरल का क्या मतलब होता है, कोरल आपको पता है बेसिकली ये है ना, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं कोरल वगैरह, तो ये लिविंग मटेरियल से ही बना होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है। ये जो हमारा लक्षद्वीप वगैरह है, ये जो अंडमान लक्षद्वीप आइलैंड है, उसको कोरल आइलैंड बोला जाता है, क्योंकि कोरल है ना कुछ एक्वेटिक एनिमल होते हैं। ठीक है, तो वो जो मर जाते हैं उनके साथ दूसरे भी एनिमल वगैरह मर जाते हैं, तो आइलैंड क्रिएट कर देते हैं, आइलैंड बन जाता है, एक बहुत बड़ा आइलैंड होता है। जब बहुत सारे कोरल वगैरह मर जाते हैं तो उनका आइलैंड बन जाता है, तो उसी से बना हुआ है ये हमारा लक्षद्वीप, तो इसी को हम कोरल आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, ऑल दो हम इस चैप्टर नंबर 2 में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, और इंडिया जो है अपनी लैंड बाउंड्री किस किस कंट्री के साथ शेयर करता है, ये देखो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर है ना पाकिस्तान है, ऊपर की साइड में आप जाओगे, चलो मैं आपको बुक की उससे दिखाता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए देखना। ठीक है, थोड़ा सा चलो यहीं से देख लेते हैं। यहाँ पर ये रहा पाकिस्तान दिख रहा है आपको, यहाँ पर पाकिस्तान दिख रहा है, तो इंडिया का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से भी शेयर होता है, चाइना से भी शेयर होता है, ये देखो यहाँ पर चाइना से भी शेयर होता है, नेपाल से भी शेयर होता है, भूटान से भी शेयर होता है, बांग्लादेश से भी शेयर होता है, म्यांमार से भी शेयर होता है, और यहाँ पर ऊपर की तरफ है ना, यहाँ से अफ़गानिस्तान से भी हमारा जो लैंड बॉर्डर है वो शेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ अब दिख रहा होगा आपको, ये रहा अफ़गानिस्तान, तो ये देखो बिल्कुल छोटा सा हिस्सा जो है, जस्ट अ सेकेंड इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, ये देखो छोटा सा हिस्सा यहाँ से जो है हमारे जम्मू कश्मीर से वो अटैच है, तो इसीलिए बोला जाता है कि अफ़गानिस्तान भी हमारा नेबर कंट्री में आता है, इससे भी हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, चलो जी, ये बात तो आपको पता चल गई, हाइट, वेट, एरिया। ठीक है, हमारे आइलैंड वगैरह, कोरल आइलैंड किसे कहा जाता है, लक्षद्वीप को कहा जाता है। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप है। बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है, हमारा अंडमान निकोबार है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। ओके, चलो अब मैं ना आपको एक चीज़ और बताता हूँ, दैट इज़ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, आपने ये वर्ड सुना होगा, आपको पता है ना इंडिया में कितनी स्टेट है, इंडिया में टोटल 28 स्टेट है अकॉर्डिंग टू 2021। ठीक है, देखो मैंने 2021 क्यों बोला, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी जो है वो बातचीत चल रही है, कोई मिनिस्टर वगैरह कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को दोबारा से स्टेट बना दिया जाएगा, मतलब यूनियन टेरिटरी नहीं रहेगा, वो स्टेट बन जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें बोली जा रही है। बट अभी के लिए जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वो दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2021, मतलब 2021 के अंदर हम देखें तो इंडिया के अंदर 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। स्टेट का मतलब तो पता है, मैं आपको स्टेट का मतलब बता देता हूँ। स्टेट का मतलब वो होता है जहाँ पर जो रूल होता है ना वो वहाँ का सीएम करता है, मतलब जो भी चीज़ें होती है वो वहाँ का सीएम देखता है। जैसे मैं बात करता हूँ वेस्ट बंगाल की, बहुत ज़्यादा बच्चे वेस्ट बंगाल से वीडियो देखते हैं, कुछ बिहार से देखते हैं, कुछ यूपी से देखते हैं, कुछ गुजरात राजस्थान से देखते हैं, और भी बाकी इंडिया की स्टेट से देखते हैं, मणिपुर से भी बहुत सारे बच्चे देखते हैं। तो अब देखो, अगर मैं बात करूँ वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में आपको पता है एक सीएम है ना। तो वेस्ट बंगाल के जो भी कामकाज होंगे ना, वेस्ट बंगाल की पुलिस किसकी बात मानेगी, वो मानेगी वहाँ की सीएम की बात। ठीक है, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, क्या पता चेंज हो जाए तो आप बोलोगे सर नहीं सीएम ये नहीं है वो नहीं है, कमेंट में आप लिखोगे, तो इसलिए अच्छा मैं नाम नहीं ले रहा अभी। तो जो हमारी वेस्ट बंगाल की सीएम है उन्हीं की बात सुनेगी वहाँ की पुलिस। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टेट, यानी जिस पर जो रूल होता है वो सीएम का होता है, यानी जो भी चीज़ें देखनी होती है वो सीएम देखता है और सीएम के कंट्रोल में होता है सब कुछ। अच्छा, यूनियन टेरिटरी क्या होता है, यूनियन टेरिटरी वो एरिया होता है जहाँ पर जो रूल होता है वो वहाँ के सीएम का नहीं चलता, वो रूल चलता है जी होम मिनिस्ट्री का, या मैं कहूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ।
दिल्ली, ठीक है। दिल्ली क्या स्टेट है? नहीं, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर जो हमारे सीएम है, ठीक है, उनका कोई वो नहीं चलता, मतलब उनका भी चलता है, बट दिल्ली की पुलिस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है तो वो दिल्ली गवर्नमेंट यानी जो हमारी सीएम वगैरह के अंडर नहीं आता, वो आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर, वो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। बेसिकली आपको क्लियर डिफरेंस समझ आ गया ना। तो अगर आपसे बोले कि स्टेट और सेंटर में स्टेट और यूनियन टेरिटरी में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलना कि जो स्टेट होता है, स्टेट की जो भी लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है या वहाँ की सीएम वगैरह के पास होता है। बट जो यूनियन टेरिटरी होती है उस पर जो भी कंट्रोल होता है लॉ एंड ऑर्डर का, वो होम मिनिस्ट्री के पास होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया की गवर्नमेंट होती है, जैसे 2021 के अकॉर्डिंग देखें तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरी बात सुनना, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो अगर यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, दंगे वगैरह ऐसी कोई चीज़ भी हो जाती है, तो ज़्यादा ब्लेम किसको किया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। वो हमारी जो मेन गवर्नमेंट है, पूरे इंडिया की जो गवर्नमेंट होती है उसके अंडर आता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो, अब इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरी है? स्टेट तो मैंने आपको बता दिए थे 28 है, तो इंडिया में टोटल यूनियन टेरिटरी जो है वो है अपनी 8, ठीक है। पहले क्या थी, मतलब चलो पहले की बात छोड़ो, अभी के अकॉर्डिंग हमारी 8 यूनियन टेरिटरी है 2021 में, ठीक है। मैं दोबारा से 2021 बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जम्मू कश्मीर को बात चल रही है कि स्टेट का स्टेटहुड का स्टेटस दे दिया जाएगा, ये सारी की सारी बातें, बट अभी तो हमारी जो यूनियन टेरिटरी है वो 8 है। अब देखो, इसको याद करने का भी मैं एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। देखो, चलो दिल दे दो आप जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये एक तरीका है जिससे आप यूनियन टेरिटरी याद रख सकते हो। कुछ बच्चों को ये बात फ़नी लगेगी, कुछ बच्चों को अच्छा लगेगा तरीका, कुछ बच्चों को थोड़ा इमेच्योर लगेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, सही तरीका याद रखने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो, चलो CHALO, चलो दिल दे दो आप जम्मू कश्मीर लद्दाख, ठीक है। तो देखो, CH से चंडीगढ़, चंडीगढ़, ये देखो चंडीगढ़, मैं आपको बता दूं जैसे हर स्टेट की भी अपनी अपनी वो होती है ना, कैपिटल होती है। तो अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो पंजाब की भी है और हरियाणा की भी है, ये बात याद रखना, ठीक है। बस याद रखना चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और से चंडीगढ़ हो गया, L से हो गया लक्षद्वीप, तो चलो हो गया L से लक्षद्वीप। ये जो लक्षद्वीप है इस पर भी यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका रूल नहीं चलता यहाँ पर, स्टेट कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर की जो भी गवर्नमेंट है उनका रूल नहीं चलता, यहाँ पर सीधा होम मिनिस्ट्री का रूल चलता है लॉ एंड ऑर्डर के केस में, तो है ना। तो लक्षद्वीप हो गया। से दिल्ली, दिल्ली का तो मैंने आपको बताया वो एक यूनियन टेरिटरी है। और दे दो से दमन द्वीप एंड दादर एंड नागर हवेली। एक बात मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था, दमन द्वीप और दादर एंड नागर हवेली, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है दमन द्वीप एंड दादर नागर हवेली, ये दोनों अलग अलग हुआ करते थे, बट अब ये दोनों के दोनों मिल चुके हैं, ये दोनों के दोनों एक यूनियन टेरिटरी है। तो दमन एंड द्वीप एंड दादर एंड नागर हवेली एक यूनियन टेरिटरी है। ए से हो गया अंडमान एंड निकोबार, जो कि ये है आइलैंड, ठीक है, यहाँ पर है, जो मैंने आपको बताया था बे ऑफ बंगाल के अंदर है। पी से, यानी आप पता है ना, तो पी से हो गया पुडुचेरी। तो पुडुचेरी आप देख रहे हो कि एक जगह, दो जगह, 3-4 जगह नाम लिखा है पुडुचेरी का, यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पुडुचेरी जो है वो एक जगह है नहीं, वो अलग अलग जगह भी है, ठीक है। अलग अलग एरिया को मिला के पुडुचेरी बोला गया है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चलता है। ये बात आप याद रखना, ये मत समझना पुडुचेरी एक ही जगह है, ठीक है। ये डाउट मैं आपका बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं रखनी, पुडुचेरी एक जगह नहीं है, ठीक है। चलो, ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ठीक है। तो चलो दिल दे दो आप जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, एक बार लिखकर देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अब देखो, स्टेट के नाम के लिए मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस करना चाहूँगा दोस्त, बहुत ही सीरियस लेना वो एडवाइस मेरी, क्या ना, आपको ये मैप दिख रहा है, तो इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है ना, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि देखो आपको मैप के क्वेश्चन में ये पहली बात तो 101% स्टेट पूछा जाएगा, और इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि ये बताओ दिल्ली कहाँ पर है, या यूनियन टेरिटरी बताओ मैप में कहाँ पर है। यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी नहीं है, डोंट वरी, आप बोलोगे सर 4 जगह है तो चारों जगह मार्क कर देंगे, तो पुडुचेरी का यूनियन टेरिटरी का मार्क करने के लिए नहीं आता। आपसे ये बोल दिया है अगर 2 यूनियन टेरिटरी बता दो, तो लक्षद्वीप सबसे सिंपल है, अंडमान निकोबार सबसे सिंपल है, दिल्ली सबसे सिंपल है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सिंपल है, तो ये सिंपल कर देना, ऐसे कभी नहीं आता पुडुचेरी बताओ, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब स्टेट के नाम याद रखना, और खासकर नॉर्थ ईस्ट वालों, मैं जो नॉर्थ ईस्ट है, मैक्सिमम बच्चे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं मैप में, तो यहाँ पर कोई गलती मत करना, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको,
ओके, तो चलो जी ये तो आपको समझ आ गया। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो मैं आपको बता दूं अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है राजस्थान। सबसे बड़ा एरिया जो है वो राजस्थान का आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें कि सबसे ज़्यादा लोग कौन से स्टेट में रहते हैं तो वो है यूपी, जो कि यहाँ पर है, ठीक है, ये यूपी है। तो याद रखना है कि एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो बड़ा स्टेट है वो है हमारा राजस्थान, और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है यूपी। और इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, तो इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो है जी गोवा। ये तो बात आपको पता ही है, इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा है, और सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है वो राजस्थान है, राजस्थान। और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सबसे जो बड़ा स्टेट है जिसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो है हमारा यूपी, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सुनो, आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि इंडिया के मेनलैंड का सबसे नदर्न पॉइंट कौन सा है, ठीक है, यानी इंडिया के मेनलैंड। अच्छा, दो चीज़ें मैं बताता हूँ, एक होता है मेनलैंड, मेनलैंड यानी ये इंडिया का मेनलैंड है, ठीक है, इसको मेनलैंड कहते हैं इंडिया का। तो इंडिया के मेनलैंड का सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, सबसे नीचे वाला जो एरिया, उसको क्या कहा जाता है, वो कौन सा एरिया, तो वो है जी कन्याकुमारी। अभी इस क्वेश्चन का एक कॉन्ट्रडिक्शन भी सुनना, ठीक है। तो इंडिया का सबसे जो नदर्न पॉइंट है, ठीक है, मेनलैंड का सबसे नदर्न पॉइंट है, उसको बोला जाता है कन्याकुमारी। और जो कन्याकुमारी है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इस तरफ क्या है हमारा बे ऑफ बंगाल, याद है ना आपको, बंगाल तो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। इस तरफ क्या है अरेबियन सी है, और नीचे की तरफ मैं आपको बता दूँ इंडियन ओशन है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो, ये ना नीचे की तरफ ये आपको ये वाला पानी, यहाँ पर तो आपको पता है बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी, और नीचे की तरफ आपका क्या पड़ता है, इंडियन ओशन। ये बात आप याद रखना, ठीक है। चलो, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा इंडिया का प्लेस है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो वो कन्याकुमारी है। इस तरफ से, यहाँ वाली तरफ से बे ऑफ बंगाल, यहाँ वाली तरफ से हमारा अरेबियन सी, और नीचे की तरफ से हमारा इंडियन ओशन हो गया, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के सबसे सदर्न पॉइंट जो कौन सा है मेनलैंड इंडिया का, तो वो कन्याकुमारी है। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन और सुनो, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट इंडियन यूनियन का, यानी यूनियन टेरिटरी का, इंडिया की मेनलैंड नहीं बोला मैंने, यूनियन टेरिटरी बोला है, इंडिया के यूनियन का सबसे नीचे वाला पॉइंट कौन सा है, तो वो आपको बोलना है कि वो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। अब जो है ये जो अंडमान निकोबार है ना, ऊपर वाला अंडमान आइलैंड है, नीचे वाला निकोबार आइलैंड है, तो निकोबार आइलैंड के भी सबसे नीचे जो पड़ता है वो इंदिरा पॉइंट पड़ता है। अब जो है ये डूब चुका है, ठीक है, 2004 में सुनामी आई थी, उसमें ये पानी में सबमर्ज हो चुका है, ठीक है। बट याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन आए कि इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर जो इंडियन यूनियन का साउथ मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, वो इंदिरा पॉइंट है, और इंडिया के मेनलैंड का साउथ मोस्ट पॉइंट है वो कन्याकुमारी है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई ना, आई होप बहुत अच्छे से ये बात आपको समझ आ गई हो। चलो, अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, एक बात आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि आपको ये दिख रहा है इंडिया है, ठीक है, आपको पता है एक टाइम पे ना अंग्रेज़ों का राज चलता था हमारे पे, ठीक है। तो वो है ना, अंग्रेज जो थे वो इंडिया से, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें, मसाले वगैरह, कॉटन वगैरह, रॉ कॉटन ले जाते थे, ठीक है, और भी बहुत सारी इंडिगो वगैरह की खेती वगैरह ले जाते थे। तो वो क्या करते थे, पहले तो आपको पता है एरोप्लेन वगैरह होता नहीं था, पहले तो शिप्स वगैरह होती थी, शिप वगैरह होती थी। तो वो क्या करते थे, पानी के रास्ते ले जाते थे, तो ऐसे घूम कर जाते थे, ये देखो ऐसे घूम के यहाँ यूरोप पहुँचते थे, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ कि 1869 में एक सूज कैनाल, ठीक है, सूज कैनाल एक रास्ता है जो खुल गया, ये जो बीच में दिख रहा है ना आपको, सूज कैनाल वाला रास्ता है, ये बीच में जो दिख रहा है वो सूज कैनाल वाला रास्ता है, वो खोल दिया गया, ठीक है, वो ओपन हुआ, जिसकी वजह से पहले इतना लंबा जो चलना पड़ता था अब थोड़ा कम चलना पड़ता है। 7000 किलोमीटर जो है वो डिक्रीज़ हो गया, मतलब बीच में से एक रास्ता ओपन हो गया, जिससे 7000 कम किलोमीटर जो है रास्ता हमें तय करना पड़ा यूरोप पहुंचने के लिए, ठीक है। मैं एक बार बुक के उससे में से दिखा देता हूं, जिससे आपको थोड़ा जूम करके दिखा सकूं, तो थोड़ी सी आसानी हो आपको समझने के लिए। जस्ट अ सेकेंड। चलो, इसके अंदर सूज कैनाल के बारे में इतना नहीं बता रखा, बट मैंने आपको बता दिया, तो आई होप आपको सूज कैनाल का बहुत अच्छे से ये जो पिक्चर थी वो अच्छे से क्लियर हो गई हो, ठीक है। तो हमारा सूज कैनाल था जो, अब चलो मैं इसमें आपको जूम करके दिखाता हूँ एक चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 19,800 किलोमीटर, पहले ना हमें 19,800 किलोमीटर का शिप का रास्ता क्लियर करना पड़ता था, चलना पड़ता था, बट हमें सिर्फ अब 11,000 कितना 600, यानी ऑलमोस्ट 7000 किलोमीटर डिक्रीज़ हो गया है,
ठीक है, सूज़ कैनाल के बनने की वजह से। तो है ना अच्छी बात। तो सूज़ कैनाल बनने की वजह से जो हमारा एरिया है वो हमें 7000 किलोमीटर कम तय करना पड़ता था यूरोप जाने के लिए। चलो ये भी बात आपको समझ आ गई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बट नेक्स्ट जो टॉपिक है उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, इंडिया है ना, इंडिया की आप लोकेशन देखो। बोला जाता है कि इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से आप कह सकते हो लकी है, क्योंकि इंडिया की जो लोकेशन है वो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, इंडिया को लकी क्यों बोला जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अगर आपका रिटर्न एग्जाम हो रहा है ना, तो आप लिख कर ले लो, ये वाला क्वेश्चन सीधा 5 नंबर में, 3 नंबर में या 4 नंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन है जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब 5 नंबर का जो बन सकता है या 3 नंबर का जो बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया। आपको पता है सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की, हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर ग्रेट सिग्निफिकेंस। वाई? इसका मतलब क्या है, जो इंडिया है वो बिल्कुल इंडियन ओशन, ये नीचे की तरफ इंडियन ओशन है, बिल्कुल उसके हेड पर है। ठीक है, और इसके बहुत सिग्निफिकेंस है, मतलब बहुत फ़ायदे हैं इसकी। ठीक है, और क्यों फ़ायदे हैं इसके, क्या फ़ायदे हैं वो आपको बताने हैं। तो ये देखो, ये फ़ायदे लिखे हुए हैं, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल डिट्टो लिखना है आपको, बिल्कुल डिट्टो एज इट इज़। ठीक है, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट the head of the Indian Ocean is considered the great significance because it has given India strategic advantage due to the trans-Indian Ocean route which connect the countries of the Europe in the west and the countries of East Asia। देखो मैं आपको बताता हूँ इसके कहने का मतलब क्या है। देखो, जैसे इंडिया यहाँ पर है, तो इंडिया की लोकेशन से क्या होता है, हम यूरोप की साइड से भी कनेक्टेड रहते हैं और यहाँ पर हम ईस्ट की साइड से, जैसे इंडोनेशिया, म्यांमार वगैरह जो भी कंट्री है उनसे भी कनेक्टेड रहते हैं, है ना। देखो, अगर मैं यूरोप की बात करूँ, यूरोप देखो अगर उसको ईस्ट जाना हो तो ऐसा घूम के लंबा सा रास्ता तय करना पड़ेगा, या यहाँ से ऊपर से घूम के जाएगा। बट हमको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा रास्ता तय नहीं करना पड़ता। हमारे लिए यूरोप भी ज़्यादा दूर नहीं है और हमारे लिए ईस्ट एशिया भी जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो एक तो ये बहुत फ़ायदा है कि एक हमें एक रास्ता मिल जाता है। और आप देखोगे कि इस तरफ से हम इस तरफ जाएंगे, मतलब ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, कोस्टल पता है ना आपको, कोस्ट का एरिया क्या होता है, जूम करके दिखाता हूँ आपको, वेट। तो ये जो है ना, जो पानी का जो तट वाला एरिया होता है, हिंदी में जिसको बोलते हैं ना तट, है ना, तो ये वाला जो है उसको कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ये होता है अपना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से यूरोप के रास्ते पे बहुत ईजिली जा सकते हैं और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है हमारा, उससे हम ईस्ट एशिया की कंट्री में बहुत ईजिली जा सकते हैं। ठीक है, चलो जी, ये तो हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्यूगेट्स into the Indian Ocean helps India to establish close contact with the West Asia, Africa and the Europe from the western coastal and with the southeast and the East Asia from the eastern coastal plain। मैंने आपको ये बात पहली बता दी। देखो, पहली बात तो एक वर्ड लिखा है पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। पेनिनसुला का मतलब वो एरिया होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो आप देखो कि ये जो वी दिख रहा है ना, इंडिया का जो नीचे वाला वी वाला एरिया दिख रहा है आपको, तो इस तरफ देखो अरेबियन सी है, नीचे की तरफ इंडियन ओशन है, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो यानी हम 3 तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, इसलिए बोला जाता है कि इंडिया का ये वाला जो एरिया है इसको डेक्कन प्लेटो बोला जाता है, पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला बोला जाता है। और यही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई कि इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है वो हमें वेस्ट की कंट्रियों से जोड़ने में मदद करता है, वेस्ट एशिया की कंट्री, ठीक है, या यूरोप की कंट्री से जोड़ने में मदद करता है। और जो हमारा वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो हमें साउथ ईस्ट एशिया या हमारी साउथ वेस्ट एशिया दोनों की तरफ से जोड़ने में हेल्प करता है। ये साउथ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, मतलब दोनों कंट्रियों से, दोनों तरफ की कंट्री से जोड़ने में मदद करता है। हमारे अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो वेस्ट की कंट्री से जोड़ता है, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो हमें ईस्ट की कंट्री से जोड़ता है। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गई हमें बात खत्म। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि द वास्ट कोस्ट लाइन, ठीक है, एंड द नेचुरल हार्बर का मतलब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, हैव बेनिफिटेड इंडिया इन कैरिंग आउट द ट्रेड कॉमर्स विद द नेबरिंग एंड द डिस्टेंस कंट्री। देखो, इंडिया में ना बहुत बड़ा कोस्टल प्लेन है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इंडिया का बहुत बड़ा कोस्ट है। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शिप इंडिया के अंदर आ सकती है। इंडिया का ट्रेड आसान हो गया है, व्यापार आसान हो गया है। इंडिया से हम दूसरी कंट्री में कोई चीज़ भेज सकते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब 100-200 कार्गो शिप भी एक टाइम पे अगर इंडिया के अंदर आए तो वो बहुत प्यार से आ सकती है। और उससे भी बहुत ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ, बहुत ज़्यादा शिप एक टाइम पर इंडिया के अंदर आ सकती है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर पोर्ट्स भी ज़्यादा है और हार्बर यानी कि जो मतलब शिप के रुकने की जगह भी बहुत ज़्यादा है।
देखो अगर बाकी कंट्री की बात करें, अगर बांग्लादेश की बात करें ना, तो बांग्लादेश की अगर मैं बात करूँ तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। बांग्लादेश का ये देखो कितना छोटा सा है इंडिया के मुकाबले। इंडिया का देखो कितना बड़ा नेचुरल हार्बर है और कोस्टल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिप रुक सकती है एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश, तो ये हमारा एक बेनिफिट है, ठीक है। चलो जी, ये बात भी हमें समझ आ गई कि इंडिया जो है वो बहुत बड़े अमाउंट में ट्रेड वगैरह कर सकता है, ट्रेड कॉमर्स मतलब व्यापार वगैरह कर सकता है छोटी कंट्री मतलब दूर की कंट्री के साथ भी और पास की कंट्री के साथ भी, ये एक बेनिफिट है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इंडिया जो है इंडिया का क्लाइमेट भी जो है वो डिस्टिंक्ट क्लाइमेट है। हमारे यहाँ पर बहुत सही क्लाइमेट है, आपने ऋतु वगैरह सुना होगा, 6 ऋतु है इंडिया के अंदर, है ना। तो मतलब क्लाइमेट बहुत अच्छा है ना। आप अगर देखोगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है, ऐसा भी नहीं होता, या बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है जैसे अरब कंट्रीज़ में होती है, ऐसा भी नहीं है। मॉडरेट रहता है, कुछ कुछ इलाकों में ठंड भी होती है, कुछ कुछ इलाकों में बहुत गर्मी भी होती है, बट ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में एक ही जैसा क्लाइमेट रहता है, अलग अलग डिस्टिंक्ट और बढ़िया क्लाइमेट रहता है। और एशियन कॉन्टिनेंट में देखें तो सबसे बढ़िया क्लाइमेट इंडिया का और डिस्टिंक्ट क्लाइमेट इंडिया का ही माना जाता है। और ये क्यों है? क्योंकि हम इंडियन ओशन के बिल्कुल हेड पर हैं। तो ये सारे के सारे हमारे सिग्निफिकेंस है। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ, एक तो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, चाहे वो मिलिट्री वगैरह के उस पर भी देखो या आप कैसे भी देखो, ठीक है। दूसरा है कि डेक्कन प्लेटू है, तो हम ईस्ट के साथ भी और वेस्ट के साथ, दोनों कंट्रियों के साथ अपने ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से आराम से ट्रेड वगैरह कॉन्टैक्ट वगैरह रख सकते हैं। और वही बताया कि इंडिया की बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है, तो बहुत बड़े लेवल पे हम ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, और इंडिया का क्लाइमेट भी एकदम डिस्टिंक्ट है। चलो यहाँ तक तो आपको बात अच्छे समझ आ गई। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं। ये चीज़ आपको दिख रही होगी, एक अर्थ की दिख रही होगी एक पिक्चर, ठीक है। देखो इसमें 2-3 चीज़ें तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। जैसे कि इंडिया के बिल्कुल पूरे वर्ल्ड के बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन जा रही है। ये जो लाइन है इसको कहते हैं इक्वेटर। ये जाती है 0 डिग्री से, इमेजिनरी लाइन है, ये याद रखना, ओके। और इसने इंडिया को 2 हेमिस्फेयर में बांटा है, एक नदर्न हेमिस्फेयर और एक सदर्न हेमिस्फेयर। नदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है हमारा इंडिया, ठीक है। बेसिकली आपके इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर में है, ओके। अब आपको 2 चीज़ें दिख रही होगी। एक तो ये देखो खड़ी हुई लाइन है, सीधी सीधे लाइनें दिख रही है, ये वाली, ये देखो ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड कहते हैं इसको, याद रखना, ये लॉन्गिट्यूड है, यानी जो खड़ी हुई लाइन है उसको। और ये जो लेटी हुई लाइनें है ना, जो ऐसे ऐसे दिख रही है आपको, ऐसे जा रही है ये, ठीक है, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइन हो गई, ये जो लेटी हुई लाइन है इसको कहते हैं लैटिट्यूड। देखो कितना आसान तरीके से याद हो गया। लेटी हुई लाइन को लैटिट्यूड कहते हैं, तो खड़ी हुई लाइन को लॉन्गिट्यूड कहते हैं, सिंपल है ना। चलो जी, ये तो आपको समझ आ गया कि लेटी हुई लाइन को क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं जो लेटी हुई लाइन है, और जो खड़ी हुई लाइन है उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। चलो यही बता रखा है मैंने। तो ये इक्वेटर बता रखा है जो बिल्कुल बीचों बीच से है। जो लेटी हुई लाइन है उसको लैटिट्यूड्स कहा जाता है, और जो खड़ी हुई लाइन है उनको लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है। चलो ये तो बहुत अच्छे से हमको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया के ना बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन जाती है, बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन जाती है, उसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। आपको ये याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। देखो लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और वो कितने डिग्री से जाती है? जैसे आपको पता है इक्वेटर 0 डिग्री से जाती है, तो वैसे ही जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जाती है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से। अच्छा, नॉर्थ क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये नॉर्थ में है ना, इक्वेटर के ऊपर है, नॉर्थ में है, तो इसलिए इसको नॉर्थ कहा गया है, ठीक है। तो और ये क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, जो इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से लाइन जाती है। कितने डिग्री से जाती है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से जाती है, और इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, ओके। और बिल्कुल चलो, और इंडिया के बिल्कुल, और आप देखोगे इक्वेटर के बिल्कुल नीचे, जैसे हमारी ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से जाती है ना, नॉर्थ एन नॉर्थ, वैसे ही 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। साउथ यानी क्यों? क्योंकि देखो ये इक्वेटर है, तो नीचे की तरफ एक ये रेड वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है ना आपको, इसको कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और ये जाती है, देखो दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ रहा है। इसमें लिखा है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, इसमें लिखा है 23 डिग्री 30 मिनट साउथ एस। तो ये एन और एस का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। ये जब मैंने एमसीक्यू करवाया था ना, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एम और एस का मतलब समझाया था। इक्वेटर के ऊपर है तो वो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसमें आएगा एन।
और इक्वेटर के नीचे है तो वो हो गया साउथ, तो इसलिए हम उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पर आएगा साउथ। ये आपको समझ आ गया ना। डिग्री याद रखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री से जाती है। और आप देखोगे कि बिल्कुल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बीचों बीच से जाती है। तो वो कौन कौन से स्टेट से होते हुए जाती है, ऐसी नहीं है कोई लकीर खींची हुई है, ये इमेजिनरी लाइन है। तो कौन कौन से स्टेट को टच करती है वो भी हम देखेंगे। और इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है, बिना ट्रिक के तो अपना काम ही नहीं चलने वाला। तो स्टेट फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन कौन से स्टेट से पास करती है, तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बताई है। तो ट्रिक है जी गरम चीज़ बदतमीज़। याद है ना, यही सबसे ऊपर जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो इसमें लिखा हुआ था गरम चीज़ बदतमीज़। ओके, तो देखो ये मैंने क्यों लिखा, गरम चीज़ बदतमीज़, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। देखो ग से हो गया गुजरात। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रही है, मैं बुक में से दिखाता हूँ, उसमें थोड़ा सा आपको जूम करके मैं इजीली दिखा पाऊँगा, ठीक है। चलो ये दिख रहा है ना आपको, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलो जी थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं क्योंकि फिर बाकी स्टेट नहीं दिखेगी। हाँ जी, तो ये देखो क्या दिख रहा है आपको, पहला तो गुजरात, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ है, ठीक है, तो पहला गुजरात से जाती है। दूसरा जी राजस्थान का भी देखो छोटा सा एरिया कवर कर रही है ना, राजस्थान। फिर मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का भी कर रही है देखोगे तो आप। फिर है झारखंड, फिर है जी वेस्ट बंगाल, और फिर यहाँ से देखो त्रिपुरा, यहाँ त्रिपुरा लिखा है, यहाँ से त्रिपुरा। और नेक्स्ट है जी मिज़ोरम, ठीक है, मिज़ोरम को भी टच कर रही है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो बेसिकली 8 स्टेट से जो है वो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, ठीक है। तो हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 स्टेट को कवर करती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 स्टेट को कवर करती है। अब इनके नाम देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। देखो गरम चीज़ बदतमीज़, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, ची ची, अब देखो हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं तो CH लिखते हैं ना, तो ची यानी छत्तीसगढ़, CH से तो एक ही स्टेट नाम शुरू होता है छत्तीसगढ़, है ना। ज से झारखंड, ब से बंगाल, वेस्ट बंगाल, अब बांग्लादेश तो वो तो अलग कंट्री है, हमारे में ब से यानी बंगाल, कौन सा बंगाल, वेस्ट बंगाल। ती से त्रिपुरा, त से त्रिपुरा। अब देखो मिज, क्योंकि मैं म नहीं ले सकता था क्योंकि म से मध्य प्रदेश तो पहले ही ले लिया, तो मिज से हो गया मिजोरम, है ना। बहुत अच्छी ट्रिक, गरम चीज़ बदतमीज़ एक बार लिख कर देखना अपनी कॉपी में, अच्छे से लर्न हो जाएगा आपको। गरम चीज़ बदतमीज़ 8 स्टेट है जिससे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। ओके, आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया। ओके जी, अब बात करते हैं जी नेक्स्ट हमने लॉन्गिट्यूड और वो लैटिट्यूड वगैरह सारा का सारा देख लिया था, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, फिर आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको इधर ले आता हूँ। हाँ, अब देखो ये एक लेटी हुई लाइन है, ठीक है, जो इंडिया को बिल्कुल ऊपर से टच कर रही है ना। हाँ जी, तो इंडिया को बिल्कुल ऊपर से टच कर रही है, और ये लेटी हुई लाइन है जो लैटिट्यूड कहते हैं ना उनको, जो लेटी हुई लाइन है जो इंडिया को बिल्कुल नीचे से टच कर रही है, ठीक है। और एक लॉन्गिट्यूड यानी खड़ी हुई लाइन है जो इंडिया को वेस्ट से टच कर रही है बिल्कुल कॉर्नर पे, और एक जो है वो इंडिया को बिल्कुल ईस्ट से टच कर रही है। तो आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, आपको बोला जाता है कि बताओ कि इंडिया का जो नदर्न एक्सटेंड है वो कितने डिग्री का है, हमारा सदर्न एक्सटेंड है या सदर्न लॉन्गिट्यूड पूछ लेगा आपसे, सॉरी लैटिट्यूड पूछ लेगा, ठीक है। हमारा ईस्टवर्ड, हमारा यहाँ पर ईस्टवर्ड हमारा लॉन्गिट्यूड पूछ लेगा या वेस्टवर्ड लॉन्गिट्यूड पूछ लेगा आपसे। तो ये कितना है, जैसे डिग्री है ना, तो ये पूछ लेगा कि ये कितना डिग्री है, ये वाली जो इंडिया के बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल टच करती है लाइन, ठीक है, वो कितने डिग्री की लाइन है। जैसे हमने देखा इक्वेटर जो है, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है डॉट डॉट वाली, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री से जाती है। तो ये वाली लाइन कितने डिग्री से जाती है, ये वाली जो दिख रही है ये वाली लाइन कितने डिग्री से जाती है, ये ऊपर वाली लाइन कितने डिग्री से जाती है, ऊपर ये वाली लाइन कितने डिग्री से जाती है, और ये वाली लाइन कितने डिग्री से जाती है, ये आपसे पूछा जा सकता है ना। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले तो इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है। एक बार मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ ये, जिससे आपको थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। पहले तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं हम। हाँ जी, अब देखो पहले मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। चलो जी, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये 337 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये आपको दिख रहा होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये दिख रहा होगा 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, सॉरी ईस्ट, और ये 97 डिग्री
25 मिनट ईस्ट। अब आपने एक बात नोटिस करी होगी कि मैंने यहाँ पर भी नॉर्थ बोला और यहाँ पर भी नॉर्थ बोला। देखो कॉन्सेप्ट करना अच्छी मतलब करना है मेरे को, ऐसे मेरे को सिर्फ समझाना नहीं है आपको, ठीक है, रट्टा नहीं लगवाना, चीज़ें भी अच्छे से क्लियर करनी है। तो आपने एक बात नोटिस करी होगी, मैंने 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ बोला और मैंने 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ बोला। कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर ये तो साउथ में है, इसको साउथ क्यों नहीं बोलते आप? देखो मैं इसको साउथ इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि इंडिया जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में, वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। तो जो लेटीवी लाइन है ना, वो दोनों की दोनों लेटीवी लाइन नॉर्थ में आती है, इसलिए हम नॉर्थ बोलते हैं लेटीवी लाइन को, ठीक है। ओके, और जो ये खड़ी हुई लाइन है, ठीक है, आपने नोटिस करा होगा मैंने इसको भी ईस्ट बोला, इसको भी ईस्ट बोला, ठीक है। आप बोल सकते हो सर ये तो वेस्ट है, इसको वेस्ट क्यों नहीं बोलते? मैंने इसको वेस्ट इसलिए नहीं बोला क्योंकि इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो पड़ता है, बट आप देखोगे वो ईस्ट की साइड में पड़ता है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो ये इंडिया के बीचों बीच से लाइन जा रही है, इक्वेटर नॉर्थ और साउथ में बांटती है, और ये देखो इंडिया के ऊपर से यहाँ से भी एक लाइन जा रही है, ठीक है, ये इंडिया को वेस्ट और ईस्ट में बांटती है। तो आप देखो कि ये वाली लाइन, ये वाला लॉन्गिट्यूड और ये वाला लॉन्गिट्यूड दोनों की दोनों ईस्ट में आता है, तो इसलिए ईस्ट बोला जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट बोला जाता है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट बोला जाता है, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ठीक है। देखो इसको याद करने के लिए मैं आपको वही ट्रिक बताऊंगा जो रेडियो जॉकी आपने देखा है, रेडियो वगैरह वालों को सुना होगा। तो वो जब किसी को कोई नंबर बोलते हैं ना, जैसे कि आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो तो बहुत ट्यून के साथ बोलते हैं, ठीक है। और इसी से आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो वो जो है उसको कहते हैं हम जी 37684 6879725। क्या? 37684 6879725। 2-3 बार बोलना याद हो जाएगा। 37684 6879725 37684 6879725। हो ही नहीं सकता, आप 3-4 बार करो और ये चीज़ आप कभी नहीं भूलोगे, गारंटी है आपको। एक बार ट्यून बन जाती है ना तो आप कभी नहीं भूलते, ठीक है। जैसे होता है ना कभी बार ट्यून कोई भी गाने की ट्यून सुनते हो तो आगे खुद ही बना लेते हो, वैसे ही इसके साथ है। एक बार आप ट्यून बना लो ना 37684 6879725, हो ही नहीं सकता, आप भूल जाओ। अब देखो 376, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ आ गया ऊपर वाला। 37684 नीचे वाला 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। 6879, ठीक है, तो पहले 687 कोई देखते हैं, 9 नहीं देखेंगे। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 9725, ठीक है, 9725, तो 97 डिग्री 25 मिनट अपना ईस्ट। समझ आ गया? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ना। चलो अब एक बात नोटिस करोगे आप कि अगर हम नॉर्थ से साउथ देखें या ईस्ट से वेस्ट देखें तो अप्रॉक्सीमेटली है ना 30 डिग्री है, ठीक है। ऐसा तो नहीं एग्जैक्ट 30 डिग्री है। जैसे आप देखो 37 डिग्री 6 मिनट से में से माइनस करोगे 8 डिग्री 4 मिनट, तो ऑलमोस्ट मतलब आएगा तो 29 या 29 पॉइंट समथिंग आएगा, या 28 भी आ सकता है, बट 30 के लगभग है, 30 के पास है ना। और अगर इसका भी देखें तो अगर मान लो हम माइनस करेंगे 97 में से कितना 67, तो ये भी अप्रॉक्स 30 डिग्री आएगा। तो अगर मैं साउथ से नॉर्थ की बात करूं, नॉर्थ से साउथ की बात करूं या ईस्ट से वेस्ट की बात करूं, तो अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है जी, ये बात याद रखना। चलो ओके, ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है जो 3 नंबर का आ सकता है आपकी बुक के अंदर, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन आएगा आपको, मैं आपको बता दूं कि ना अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सूरज इंडिया में सबसे पहले दिखता है, ठीक है, और उसके 2 घंटे बाद गुजरात में दिखता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि गुजरात और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो 2 घंटे बाद सूरज की रोशनी दिखती है, तो इनका मतलब इनमें 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, है ना। बट आप अगर अरुणाचल प्रदेश में जाओ चाहे गुजरात में जाओ, हमारा जो टाइम है वो एक ही रहता है। चाहे आप गुजरात में चले जाओ चाहे आप अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ, घड़ी में एक ही टाइम हो रहा होगा, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे हमारा जम्मू कश्मीर देखोगे, या आप नीचे बिल्कुल कन्याकुमारी, दोनों या इंडिया में कहीं भी चले जाओ एक ही टाइम रहेगा। अगर एक जगह पर 4 बज रहे हैं तो पूरे इंडिया में हर जगह 4 बजेंगे। तो ये क्या सिस्टम है। और सूरज की रोशनी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात पहुंचने में 2 घंटे का अंतर क्यों लगता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है। देखो मैं इसको पहले लॉजिकल समझाता हूँ आपको। देखो बात यह है कि सूरज की रोशनी को, ध्यान से सुनना, सूरज की रोशनी को 1 डिग्री, क्या 1 डिग्री कवर करने में लगते हैं कितने, 4 मिनट, ठीक है। क्या बोला मैंने, सूरज की रोशनी को 1 डिग्री कवर करने में लगते हैं 4 मिनट। तो यहाँ पर देखो 97 और 68,
97, 68 माइनस करोगे ना अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री आएगा। तो यानी हमारी सूरज की रोशनी को यहाँ से यहाँ तक आने में 30 डिग्री कवर करना पड़ता है। और मैंने क्या बोला था, 1 डिग्री को कवर करने में कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं। तो 30 डिग्री को कवर करने में कितने मिनट लगेंगे, मैथमेटिक्स, ये तो नॉर्मल मैथ्स है ना, बहुत बेसिक मैथ्स है। तो कितना लगेगा, 1 डिग्री को कवर करने में लगते हैं जी 4 मिनट, 30 डिग्री को कवर करने में कितना लगेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटे। समझ आ गया आपको। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में जो हमें सूरज की किरणें दिखाई देती है उसके 2 घंटे बाद गुजरात में दिखाई देती है, क्योंकि सूरज की रोशनी को 1 डिग्री कवर करने में लगते हैं जी 4 मिनट, और 30 डिग्री को कवर करने में लगते हैं 120 मिनट, और 120 मिनट को बोला जाता है 2 घंटे। और यही बात लिखी हुई है, ठीक है। चलो ये बात तो आपको समझ आ गई कि 2 घंटे बाद क्यों निकलता है। बट अब ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर पूरे इंडिया का टाइम एक ही जगह से, मतलब एक ही जैसा होता है, तो वो तय कहाँ से किया जाता है, मतलब कहीं सा ना कहीं से तो हम तय करते होंगे टाइम। ऐसा तो नहीं है कि पूरे इंडिया का टाइम जो है हमने जब सेम कर रखा है तो किसी चीज़ को तो देखकर हमने सेम किया होगा। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं, इंडिया का जो टाइम है वो तय किया जाता है मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर यूपी के अंदर एक जगह है जहाँ से पूरे इंडिया का टाइम तय किया जाता है। अब आप बोलोगे सर मिर्ज़ापुर से क्यों किया जाता है, दिल्ली से क्यों नहीं जाता, पंजाब से क्यों नहीं किया जाता। मैं तो सर वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, वेस्ट बंगाल से क्यों नहीं किया जाता। मिर्ज़ापुर से ही पूरे इंडिया का टाइम क्यों तय किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए दोबारा से बुक खोलता हूँ क्योंकि उसमें मैं जूम कर पाऊँगा, नोट्स में जूम नहीं कर पाऊँगा। तो देखो, इंडिया के ये वाली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो समझ गए आप, जो इंडिया को बिल्कुल नॉर्थ से साउथ में बांटती है। और एक और लाइन है जो इंडिया को वेस्ट से ईस्ट में बीचों बीच से बांटती है, ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है ना, ये वाली लाइन, तो इस लाइन को हम कहते हैं जी स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या कहते हैं जी, स्टैंडर्ड मेरिडियन। और ये जाती है 82 डिग्री 30 मिनट। क्या आएगा, खड़ी हुई लाइनों में क्या आता है, ईस्ट आता है वेस्ट आता है, ईस्ट आएगा, क्योंकि इंडिया ईस्ट वाले हेमिस्फीयर में है, ठीक है। चलो जी, ये बात हमको समझ आ गई। तो इसका क्या लेना देना मिर्ज़ापुर से, इसका लेना देना मिर्ज़ापुर से ये है कि जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना, वो मिर्ज़ापुर से पास होती है। और वो मिर्ज़ापुर से पास होती है, इसी वजह से मिर्ज़ापुर से टाइम तय किया जाता है। अगर वो गुजरात से पास होती तो गुजरात से टाइम तय किया जाता, कहीं से भी। वैसे वो बीचों बीच से पास होती है, इसलिए उसको हम मानते हैं कि मिर्ज़ापुर से ही पूरा टाइम तय होता है। समझ आ गया ना बेसिकली आपको, क्योंकि स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारी मिर्ज़ापुर से पास होती है, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यही बात लिखी हुई है, ठीक है। द लॉन्गिट्यूडनल गैप बिटवीन दी अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात इज अबाउट 30 डिग्री। 30 डिग्री का अंतर है। ड्यू टू दिस देयर इज अ टाइम लैप ऑफ 2 आवर बिटवीन दी स्टेट। 2 घंटे का अंतर है। समझ गए ना कैसे। एक, अब ये मैथ में, ये अगर क्वेश्चन आता है ना आपको डायरेक्ट उतार देना, और ये मैथ्स जो कर रखी है वो भी उतार देना, ये मत उतारना। ये तो वो जो डिग्री का बताया वो लिखा हुआ है, ठीक है। और 30 डिग्री का है, और इसलिए उसको 2 घंटे लगते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वो ईस्ट में है, जहाँ पर सनराइज़ पहले होता है, आपको पता है ना, पूरब यानी ईस्ट से निकलता है सूरज। तो और अगर गुजरात की बात करें तो वो 2 घंटे बाद दिखाई देता है। और एक ही टाइम क्यों है, बट फिर भी अगर घड़ी में टाइम देखो तो दोनों जगह एक ही टाइम दिखाता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो घड़ी का टाइम है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन से तय किया जाता है, ठीक है, जो कि मिर्ज़ापुर से होते हुए जाती है, इसलिए बोथ स्टेट का जो टाइम है वो सेम ही है, ठीक है। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब 1-2 चीज़ है जो मैं बीच में आपको बताना भूल गया था, ठीक है। पहली बात तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो बीच में जो रास्ता है ना, जो हमारे राम जी ने बनाया था, है ना, लंका जाने के लिए, रावण को तबाह करने के लिए, तो ये जो रास्ता है ये इसको बोला जाता है जी पाक स्ट्रेट। अच्छा, इसका नाम पाक स्ट्रेट ही क्यों है, स्ट्रेट का मतलब रास्ता ही होता है, पाक स्ट्रेट ही क्यों है। राम स्टेट क्यों नहीं है, भरत स्टेट क्यों नहीं है, मेन पॉइंट स्टडी स्टेट क्यों नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाक एक बंदे का नाम था रॉबर्ट पाक, तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है पाक स्टेट, ठीक है। और एक गल्फ़ ऑफ मन्नार भी कहते हैं इसको। ये बात कंफ्यूज मत होना, तो आपसे पूछा जाए कि गल्फ़ ऑफ मन्नार कहाँ है, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच के अंदर है। और पाक स्टेट क्या है, वो रास्ता है जो इंडिया को सेपरेट करता है बेसिकली फ्रॉम श्रीलंका। ये बात याद रहेगी आपको। चलो जी, बहुत अच्छे से, आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई हो। ओके, चलो अब आपको एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक और चीज़ है, देखो एक एक चीज़ कवर करानी है तो बताना पड़ेगा। तो अब बुक पे आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैं बता चुका हूँ इस चैप्टर के MCQ मैं अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर इसका टेस्ट ज़रूर देना,
मतलब वीडियो होगी तो बेसिकली एक तरह से आप इसे टेस्ट समझना, मैं क्वेश्चन बोलूँगा, खुद आंसर करने का ट्राई करना उसमें, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैं आपको बता चुका हूँ, 3.7 डिग्री है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। ये मैंने 2004 में सुनामी जो आई थी उसकी वजह से जो हमारा इंडियन जो इंदिरा पॉइंट था वो डूब चुका था, वो भी मैंने बता दिया। 2.4 डिग्री 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो भी बता दिया। 2.4% जो है इंडिया एरिया कवर करके रखता है। 15,200 है हमारा ये लैंड बाउंड्री बात करें, और कोस्ट लाइन इतनी है ये बता दिया था। और मैंने ये भी बता दिया था कि अप्रॉक्सीमेटली जो 30 डिग्री का डिफरेंस होता है ना, नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट, वो भी बता दिया था। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में टाइम कहाँ से तय होता है, मिर्ज़ापुर, ये भी बता दिया था, ओके। और जो इंडिया की लोकेशन है उसका क्या फ़ायदा है ये भी बता दिया था। स्यूज़ कैनाल के बारे में बता दिया था। इंडिया जो है वो 7 लार्जेस्ट कंट्री है, सबसे बड़ी रशिया है, उसके बाद मैंने ए बी कुकर बताया था, ऑस्ट्रेलिया, फिर बी से ए बी ब्राज़ील, सी कुकर, सी आएगा चाइना, फिर हमारा आएगा USA, कनाडा, रशिया सबसे बड़ी कंट्री है, बता दिया था। उसके बाद मैंने बे ऑफ बंगाल वगैरह की सारी चीज़ों के बारे में बता दिया था, है ना। ये सारी की सारी यूनियन टेरिटरी के बारे में बता दिया था। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो नॉर्थ वेस्ट से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मिलती है। इसका क्या मतलब है? नॉर्थ ऊपर की तरफ, वेस्ट, तो यानी एक तो वेस्ट में पाकिस्तान हमें दिख रहा है और दूसरे वेस्ट में यहाँ पर अफगानिस्तान भी है, जो मैंने आपको दिखाया था, है ना। तो नॉर्थ वेस्ट से अफगानिस्तान से, और नॉर्थ में बात करें तो चाइना, नेपाल, भूटान से, ठीक है। और अगर ईस्ट की बात करें तो म्यांमार और बांग्लादेश से। ये देखो ईस्ट है, ये है ना, ये ईस्ट वाला हिस्सा है, तो बांग्लादेश से और म्यांमार से, ये सारी की सारी चीज़ें बता दी थी। पाक स्टेट बता दिया था। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, इंडिया के साउथ में जो कंट्रीज़ है ना, एक तो है जी हमारी श्रीलंका, ये भी पड़ोसी कंट्री है हमारी, एक तरह से पानी के अंदर है, तो क्या हुआ, साउथ में एक तो श्रीलंका है, और एक है जी मालदीव्स, ये भी है एक आइलैंड कंट्री है जो लक्षद्वीप के बिल्कुल नीचे पड़ती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप के नीचे बिल्कुल जो आइलैंड कंट्री है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है मालदीव्स, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से याद रहे। चलो जी, ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अब ये MCQ वैसे तो मैं बता चुका हूँ अलग से वीडियो, एक वर्ड और है जो मैं आपको बता देता हूँ, सिल्क रूट। मैंने बोला था मैं एक एक चीज़ कवर करवाऊंगा, तो एक सिल्क रूट भी सुन लो। सिल्क रूट क्या होता है, ठीक है। देखो, पुराने ज़माने में क्या होता था कि ट्रेड हुआ करता था, पहले तो हवाई जहाज वगैरह नहीं होते थे, तो पहले है ना जो रास्ता होता था चाइना वगैरह से इंडिया का, एक रास्ता था जो पूरे वर्ल्ड को जोड़ता था, ठीक है। बेसिकली उसमें से एक रूट था जो जहाँ से ना चाइना से इंडिया के अंदर सिल्क वगैरह आता था, ठीक है। तो जो सिल्क आता था इसलिए उसको सिल्क रूट कहा जाता था, ठीक है। वो बेसिकली एक रास्ता था जहाँ से चीज़ें आदान प्रदान होती थी, लैंड रूट था, उसको सिल्क रूट बोला जाता था, ठीक है। चलो, और जो पानी का रास्ता होता था, तो मैं आपको बता दूं इंडिया में ज़्यादातर जो समुद्र से जो आते थे ना, वो स्पाइस लेके जाते थे, इसलिए समुद्र को वाले को स्पाइस रूट कहा जाता था। ये उन बच्चों के लिए जो UPSC वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सिल्क रूट तो आपको क्लियर हो गया। और एक चीज़ बता देता हूँ, ये लास्ट चीज़ है ये, ठीक है। देखो, इंडिया के इंडिपेंडेंस होने से पहले ना इंडिया 2 पार्ट में बटा हुआ था। एक तो था ब्रिटिश इंडिया, जिस पे ब्रिटिश कंट्रोल करता था, जिसको प्रोविंस भी कहा जाता था, और दूसरा था प्रिंसली स्टेट। अब इसका क्या मतलब होता है आपको पता है ना, एक टाइम पे इंडिया में राजा रानी थे, राजा रजवाड़े वगैरह थे, तो एक दूसरा एरिया था जिस पे राजा रानी रूल करते थे। तो 2 एरिया थे 1947 से पहले, एक तो प्रोविंस और दूसरा प्रिंसली स्टेट, ठीक है। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो, ठीक है। तो चलो जी, यहीं पर होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। वीडियो में आप इतनी देर तक रुके हो तो आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़, ठीक है। और मेरे को पता है वो छोटा सा जो मैंने बोला है सरप्राइज़, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वो क्या है मैं बताऊंगा, बट उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे और भी चैनल है, जैसे यूनिक वर्ल्ड करके चैनल है, ठीक है। बहुत अलग अलग चीज़ें, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा नोट कौन सा है उसके बारे में बताया, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक गेमिंग चैनल है, कभी मन करे तो, वैसे मैं स्टूडेंट के साथ बहुत कम खेलता हूँ, 1-2 गेम खेली होगी, डाली होगी इस पर, तो आप वो देख सकते हो। तो एक मेन पॉइंट गेमिंग है, और साथ ही में मेन पॉइंट स्टडी का चैनल है। देखो मैंने बता ही दिया, जो बच्चे 9th में थे, ठीक है, जो 10th में आ गए, आज आप 9th में हो, तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है। आज मैं अगर 77,000 पे हूँ तो वो आप ही, मतलब उन्हीं की वजह से हूँ, और मेरे को पता है आप उनसे ज़्यादा सपोर्ट करोगे, ठीक है। अगर उन्होंने 77 तक पहुँचाया है तो मेरे को पक्का पता है कि आप 1,77,000 पे ले जाओगे। बट अभी 1,00,000 तो अभी एक सपना ही है जस्ट, ठीक है। बट हाँ, 77,000 भी एक टाइम पे सपना था, तो आई होप ये भी जल्दी पूरा हो जाए। और एक हमारा एक ये वाला चैनल है जो मेरा व्लॉगिंग चैनल है, अभी तक इस पर कुछ अपलोड नहीं किया, टाइम ही नहीं मिल पाता, तो बट करूँगा इस पर भी जल्दी अपलोड। तो इनको भी सब्सक्राइब कर लेना, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सरप्राइज़ सुनो,
देखो ये जो नोट्स आपको दिख रहे होंगे और बाकी चैप्टर के भी नोट्स, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए, तो उसका जो लिंक है डायरेक्ट, मतलब जीपी लिंक वगैरह नहीं, जीपी लिंक मत सोचना, डायरेक्ट आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा वेबसाइट पर mainpointstudy.in। मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है mainpointstudy.in, वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे क्लास 9 के, ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो वो वेबसाइट वगैरह भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, आप चाहो तो इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे भी हमको फॉलो कर सकते हो, ठीक है, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।